हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस यूनिक बुक से टोटल हम लोगों ने 30 मॉक टेस्ट लगा लिया है। अब हम लोग दोस्तों जीके का स्टार्ट किए हैं। सोच रहे हैं दोस्तों इसमें जीएस भी शामिल करें, यानी कि साइंस भी इसमें शामिल करने के लिए सोच रहे हैं। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जीके और जीएस दोनों साथ में लेकर के चलें तो कैसा रहेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं वापस से हम लोग प्रैक्टिस सेट दोस्तों चौथा, ठीक है। बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2025 का दोस्तों डेली जीके का ये चौथा आपका प्रैक्टिस सेट है। डेली दोस्तों ये शाम 7 बजे हम लोग लगाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों डेली शाम 7 बजे आप लोग जुड़िए। चैनल पर रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तभी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए आपके सामने सबसे पहला सवाल है, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। बताइएगा दोस्तों, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है 1863 मुंबई, 1863 कोलकाता, या 1868 दिल्ली, या 1868 पटना। बताइएगा दोस्तों आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों, जो भी बी लगा रहे हैं दोस्तों सही लगा रहे हैं। यहाँ पे 1863 कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। भारत में पहली बार 1863 में कोलकाता में दोस्तों धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाए, याद रखिएगा 1863 कोलकाता में। अगले सवाल पे ये दोस्तों दूसरा सवाल देखिए आपका दिया गया है, तिलका मांझी है ना, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। बताइएगा दोस्तों, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी। 1700, 1717, 1785 या फिर 1800। तो बिल्कुल दोस्तों जो भी सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी 1785 ईस्वी में, ठीक है ना दोस्तों। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दी गई थी। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, तीसरा नंबर सवाल देखिए आपका क्या पूछ रहा है। देखिए सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। बताइएगा दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जो होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, बताना है आपको। 4 साल, 2 साल, 1 साल या फिर 5 साल। तो बिल्कुल दोस्तों जो भी सी लगा रहे हैं दोस्तों करेक्ट लगा रहे हैं, 1 साल है ना दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों उसका कार्यकाल केवल 1 साल का होता है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा 1 साल। ओके दोस्तों, अगले सवाल पे आइए, चौथा सवाल देखिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। बताइएगा दोस्तों, 47, 84, 85 या फिर 70। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ए जो भी लगा रहे हैं दोस्तों सही लगा रहे हैं, 47 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या दोस्तों 47 है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, यहाँ पे आपका 5वां नंबर का सवाल देखिए पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। ठीक है, बोला गया है अमरकंटक नहीं है। तो बताइएगा दोस्तों, नर्मदा, तापी, सोन या फिर जोहिला। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, तापी नदी है ना दोस्तों। जो तापी नदी है उसका उद्गम स्थल अमरकंटक नहीं है दोस्तों, है ना। बाकी जो आपको नर्मदा दिख रहा है, सोन दिख रहा है, जोहिला नदी दिख रहा है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों, अमरकंटक है। लेकिन दोस्तों जो आपका बी दिख रहा है तापी नदी, इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक नहीं है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, तापी नदी। ओके दोस्तों, अगले सवाल पे आइए दोस्तों, छठा सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे। भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। बताइएगा दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने के लिए इन चारों ऑप्शनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है आपके अनुसार। बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं। आर्थिक असमानता, या मीडिया पर नियंत्रण, या सुधारात्मक कानूनों का निर्माण, या फिर बूथ पर छापेमारी। बताइएगा दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे जो सी लगा रहे हैं दोस्तों बिल्कुल आप लोग करेक्ट लगा रहे हैं ना दोस्तों, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को अगर दूर करना है तो उसके लिए हमें सर्वश्रेष्ठ उपाय हमारा क्या होना चाहिए, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सुधारात्मक कानून का सिर्फ हमें निर्माण करना है और उसके अनुसार चलना है, ना कि संविधान बदल देना है। ठीक है, संविधान बदलने की बात यहाँ पे नहीं कही गई, यहाँ कह रहा है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना है ना। तो हमें सिर्फ कानून में सुधार करना है और हमें उसके अनुसार चलना है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 7वां नंबर सवाल देखिए। आसान सा सवाल है दोस्तों, पूछा गया एलपीजी का पूरा नाम क्या है। पिछले प्रैक्टिस सेट में आया था दोस्तों। ये जो बुक है दोस्तों बहुत मस्त, हमको इसका जो है ना उसका ये जो बुक है दोस्तों ये हमें बहुत अच्छा लगता है। इसका जो दोस्तों
ये जो बुक है दोस्तों, ये हमें यूनिक बुक बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इसका सबसे अच्छा हमें ये लगता है दोस्तों कि जो पिछला प्रैक्टिस सेट होता है ना, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन उठा के अगले प्रैक्टिस सेट में दे देता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, पिछला भी रिवाइज होते रहता है ना दोस्तों। तो बताइएगा एलपीजी का पूरा नाम आपका क्या है? लिक्विड प्लेन गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोल गैस या फिर लिक्विफाइड प्लेन गैस? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। जो भी पिछला मॉक टेस्ट लगाया है दोस्तों, या दूसरा या तीसरा में आया था ये, है ना। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट। याद रखिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना दोस्तों। एलपीजी का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं दोस्तों। देखिए 8वां सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से, यानी कि इन चारों में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अंकलेश्वर या फिर डिगबोई, कलोल या फिर मुंबई हाई? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपका ऑप्शन डी होगा, मुंबई हाई है ना दोस्तों। राइट आंसर क्या लगाइएगा? मुंबई हाई एक क्या है दोस्तों? एक अपतटीय तेल क्षेत्र है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा मुंबई हाई। अगले सवाल पे आता है दोस्तों 9 नंबर का सवाल। देखिए है ना, ये पिछला प्रैक्टिस सेट का है। ये भी एक सवाल और इन्होंने रिपीट किया है। बताइएगा दोस्तों जो इसका राइट आंसर जान रहे सो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए रॉलेट कानून जो है ना, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, या कालाबाजारी को रोकने के लिए, या सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए? तो बिल्कुल दोस्तों जो भी बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, है ना दोस्तों। ये रौलट एक्ट कब अच्छा पारित हुआ था, अगर ये पूछ ले तो क्या बताइएगा दोस्तों? 1919 ईस्वी में, है ना दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में ये पारित हुआ था। शक के आधार पर जो है आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ये कानून था। गांधी जी इसका विरोध किया था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों। 10वां सवाल आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? बताइए दोस्तों पर्वतीय वन में पाया जाता है कौन सा वो वृक्ष है? चेस्टनट, अर्जुन, चंदन या फिर शीशम? तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर ए लगाइएगा। चेस्टनट का जो वृक्ष होता है दोस्तों, वो पर्वतीय वन में अधिकतर पाया जाता है। ठीक है, तो पर्वतीय वन अगर बोला जाए तो वहाँ पे कौन सा वृक्ष, इन चारों ऑप्शनों में से सबसे अधिक कौन सा वृक्ष का हमें जो है विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों? तो चेस्टनट का, है ना दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, चेस्टनट। अगले सवाल पे आइए दोस्तों। देखिए 11 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है? बताइएगा दोस्तों जो लोकतंत्र होता है उसमें शासन कौन करता है? इजी सवाल है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जनता, न्यायाधीश, सम्भ्रात वर्ग या फिर प्रधानमंत्री? तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, जनता, है ना दोस्तों। लोकतंत्र का मतलब ही क्या हुआ है दोस्तों? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पर शासन, है ना। सब कुछ तो उसमें जनता ही होता है। तो लोकतंत्र का मतलब ही हुआ लोगों का तंत्र, यानी लोगों का शासन, है ना दोस्तों। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए 12 नंबर का सवाल। देखिए किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का, है ना दोस्तों, खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित? बताइएगा असम, राजस्थान, बिहार या फिर तमिलनाडु? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन ए जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, असम में, है ना दोस्तों। असम में जो है खनिज तेल का एक विशाल भंडार है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए 13 नंबर का सवाल। देखिए हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, यानी कहाँ पे है ये आपसे पूछा गया है। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र बताइएगा। कोलकाता रिसडा, या फिर कोलकाता कोन्नागिरी, या फिर कोलकाता मिदनोपुर, या फिर कोलकाता हावड़ा? बताइएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा कोलकाता हावड़ा, है ना दोस्तों। जो हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों, केंद्र वो कहाँ पे है? कोलकाता के हावड़ा में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 14 नंबर का सवाल। देखिए राज्यसभा, है ना दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? पूछा गया, क्या इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। इसका जवाब आप लोग जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति, है ना दोस्तों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट, उपराष्ट्रपति। अगले सवाल पे आइए दोस्तों 15 नंबर का सवाल। देखिए झारखंड को, है ना, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? बताइएगा 8 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000 या फिर 15 नवंबर 2001? तो बिल्कुल दोस्तों जो भी लगा रहे हैं बी बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को जो है एक राज्य का दर्जा मिला था।
तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बी याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। अगले सवाल पे दोस्तों 16 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल का एक मौसम नहीं है, बताइएगा। फसल का मौसम हुआ नहीं है, बताइएगा सर्दी, खरीफ, रबी या फिर जैद। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर ए याद रखिएगा, सर्दी है ना दोस्तों। सर्दी जो है यह फसल का एक मौसम नहीं है, ठीक है। हो जाता है सर्दी में कुछ फसलें, ये अलग बात है, लेकिन जो है सर्दी जो है वो फसल का मौसम नहीं माना जाता है। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे ए करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए, 17 नंबर का सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, बताइएगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 3, 5, 6 या फिर 2 वर्ष। तो बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर सी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल राइट लगा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सी होगा आपका करेक्ट, 6 वर्ष है ना दोस्तों। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल दोस्तों कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष याद रखिएगा। जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। आइए दोस्तों अगले सवाल पर 18 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, बताइएगा दोस्तों। जो पूरा एशिया महादेश है उसकी सबसे बड़ी ताजे पानी का झील बताइएगा, इनमें से कौन है, कैस्पियन सागर, वूलर, मृत सागर या फिर अरल सागर। तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं, वूलर झील हो जाएगा ना दोस्तों। पूरी एशिया महादेश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ताजे पानी याद रखिएगा, ताजे पानी का पूछा गया है। तो ताजे पानी का झील पूरे एशिया महादेश का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वूलर झील याद रखिएगा, वूलर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 19 नंबर का सवाल देखिए। देखिए बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वनों से आच्छादित है, बताइएगा। वनों से आच्छादित है यानी कि वनों से घिरा हुआ है, बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र बताइएगा। 6.54%, 8.30% या फिर 9% या फिर 7.84%। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, जो भी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट लगा रहे हैं दोस्तों। 7.84% बिहार का जो है 7.84% क्षेत्र जो है वनों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आइए दोस्तों, 20 नंबर का सवाल देखिए और लास्ट सवाल है दोस्तों। कल से जो है दोस्तों इसमें हम जीएस भी शामिल करने का कोशिश करेंगे, यानी कि आपका जीके तो चलेगा ही, उसमें साइंस भी रहेगा। आइए अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम है ना, सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना किसने की थी, बताइएगा। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना वाशिंगटन, लाफाइते, थॉमस पेन या फिर जेफरसन, बताइएगा दोस्तों। जेफरसन होगा ना, जो जेफरसन, बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी होगा, थॉमस पेन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम कॉमन सेंस की रचना जो है दोस्तों वो थॉमस पेन ने किया था। कॉमन सेंस थॉमस पेन, याद रहेगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर सी होगा, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। पिछला प्रैक्टिस सेट यदि नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, प्लेलिस्ट का ही लिंक दे दिए हैं, जा करके देख लीजिए, सारा वीडियो मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए दोस्तों तो मिल जाएगा, उसका भी लिंक दोस्तों दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, वहाँ पर आपका सारा PDF वगैरह मिल जाता है फ्री में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।